नमस्कार एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त सी आकाश बंसल एक अगली वीडियो में हाजिर है आपके सामने। क्या लेके सर? केस सिनेरियोज का डायरेक्ट टैक्सेशन का ये वीडियो हमारा रहने वाला है। ऑलरेडी मैंने 1 2 3 4 सॉल्व करा दी है, जो कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पे इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो फटाफट से जाओ और जिस प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो आप देख रहे हैं उसी प्लेलिस्ट में आपको वो वाली वीडियोस भी मिल जाएगी। आप लोग इन वीडियोस को मेरे साथ में देखेंगे तो आप लोग एक पेपर पेन जरूर रखना और आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना, ताकि हम मिलके इनको फटाफट से सॉल्व कर लें। हो सकता है इन्हीं केस स्टडीज़ में से आपका लिटिल मॉडिफिकेशन के बाद में आपको केस स्टडी एग्जाम में मिल जाए। तो प्लीज़ इन केस स्टडीज़ को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि हम मोटिवेट हों आपके लिए ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो केस सिनेरियो नंबर 5 से। सर क्या है? मिस्टर हार्दिक, एज 45 years, is appointed as senior executive officer in Sky India Limited, Mumbai on 1st of February 2024 in the scale of 35,000 slash यानी डैश 3,500 डैश 65,000. He is paid dearness allowance of rupees 40% of salary forming part of retirement benefit. अच्छा, सबसे पहले काम करते हैं, रिक्वायरमेंट तो पढ़ लें। रिक्वायरमेंट क्या है ये तो पढ़ लें ताकि हमें क्वेश्चन पढ़ने में और मजा आए। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ RFA चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक? तो यानी कि पहली रिक्वायरमेंट में पूछा है रेंट फ्री अकोमोडेशन, पहली रिक्वायरमेंट में पूछा है RFA अमाउंट, RFA अमाउंट पूछा है पहली रिक्वायरमेंट में। दूसरी में क्या है सर? व्हाट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 बाय हार्दिक कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग इनकम assuming he has exercised the option to shift out of default tax regime. ऑल टैक्स रिजीम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि हमें 80D का डिडक्शन बताना है, हमें डिडक्शन बताना है बेटा अंडर सेक्शन 80D, 80D का डिडक्शन बताना है। तीसरा क्या है बेटा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द परक्विजिट वैल्यू ऑफ कार चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक? यानी कि आपको कार का परक्विजिट बताना है, आपको कार का पर्क बताना है कि कितना परक्विजिट टैक्सेबल होगा। ठीक है बच्चा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है वुड यू एडवाइज मिस्टर हार्दिक टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम? इसके लिए तो हमें पहले इनकम निकालनी पड़ेगी, तो हम वेट करते हैं, पहले इनकम निकालते हैं, टैक्स निकालते हैं, फिर एडवाइस करेंगे। चलो अब हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सैलरी दी हुई है, सैलरी जो है वो 35,000 रुपये पर मंथ एंड इंक्रीज टू 3,000 रुपये 3,500। ठीक है, तो सर एक काम करते हैं, सैलरी निकालते हैं प्रीवियस ईयर 24-25 की। प्रीवियस ईयर 24-25 की जब सैलरी निकालेंगे तो बेटा फरवरी और मार्च तो छोड़ दो, यानी कि 35,000 रुपये की सैलरी होगी फॉर 10 मंथ्स एंड 38,500 की सैलरी होगी फॉर 2 मंथ्स। ये बात किसको समझ आ गई? क्योंकि बेटा मैं 1 फरवरी 2024 को अपॉइंट हुआ हूं, तो फरवरी और मार्च अगर मैं छोड़ दूं तो 10 महीने के लिए मेरी 35,000 की सैलरी है और उसके बाद 3,500 इंक्रीज हो गई, यानी कि 38,500 फॉर 2 मंथ। तो सर बेसिक सैलरी का टोटल कितना आ रहा है? 3,50,000 प्लस 77,000, तो मेरा बेसिक सैलरी आ रहा है, ये आ गया मेरा बेसिक पे। इसके बाद में 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट इंटू 40%, तो ये मेरा आ गया DA, ये बेसिक पे आ गया, ये मेरा DA आ गया। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ही इज गिवन रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ऑन 1st of October 2024. द कंपनी पेज द लीज रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ। अब बच्चा, आप बच्चों को ये याद होगा, आप बच्चों को ये याद होगा कि अगर कंपनी आपको RFA देती है और कंपनी लीज पे लेती है तो जितना भी लीज रेंटल है या तो वो आपकी इनकम होती है, जितना भी लीज रेंटल है या तो वो आपकी इनकम होती है, या फिर 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज हायर। अब कुछ भी नहीं बोला तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वैसे भी अगर मुंबई सिटी मैंने दिया है तो डेफिनेटली ये 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए 10% ऑफ सैलरी। अब बेटा मैं आंसर निकालता हूँ RFA का। तो देखो अगर मैं मंथली देखूँ तो 5,000 इंटू 6 यानी कि 30,000 रुपये हो गया मेरा। अब मैं निकालता हूं सैलरी का 10%। सर सैलरी का 10% कैसे निकालोगे?
तो 10, 11, 12 और 1, 4 महीने की सैलरी तो हो गई बेटा, 4 महीने की सैलरी तो हो गई 35,000 रुपये पर मंथ। तो सर 35,000 रुपये पर मंथ इंटू 4 और 38,500 इंटू 2, ये तो हो गई बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितनी हो गई, 35,000 इंटू 4 एम प्लस 38,500 इंटू 2 एम प्लस एम आर सी। तो ये आ गई बेटा 2,17,000 तो बेसिक आ गई। इसमें प्लस कर दूंगा बेटा 40% का एच आर ए, तो मेरा सैलरी आ रहा है 40% का डी ए, 40% का डी ए प्लस कर दिया तो मेरी सैलरी आ रही है 3,03,800। इसका 10% होता है बेटा 30,380। तो 30,380 और 30,000 विच एवर इज लोअर, तो मेरा पहले का आंसर होगा डी, मेरा पहले का आंसर होगा डी। मैच करेंगे बाद में एक साथ। इसके बाद ये वाला हो गया मेरा। इसके बाद है बेटा ही हैज बीन प्रोवाइडेड अ कार विद 1.6 लीटर अबोव 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर प्राइवेट पर्पस ओनली। अगर कार को केवल प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जितना भी कार का खर्चा मालिक करेगा वो आपकी इनकम बन जाएगी। तो यहाँ पे 60,000 रुपये तो मेरा पेट्रोल का खर्चा हो गया, ठीक है। अब 8 लाख रुपए की कार है तो उसका 10% मेरी इनकम बनेगी क्योंकि ये यूज ऑफ असेट में कवर हो जाएगा। तो टोटल होगा बेटा 1,40,000, 1,40,000 आएगा कार का परक्यूजिट। कार का परक्यूजिट पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कार का परक्यूजिट पूछा था तो आंसर विल बी 1,40,000। चलिए जी, अब है बेटा आगे, ही पेज लमसम प्रीमियम ऑफ 1,20,000 टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड स्पाउस फॉर 48 मंथ्स। अब बेटा अगर उसने 48 मंथ्स यानी कि 4 साल की इंश्योरेंस ली है और मिड ऑफ द ईयर ली है, इसलिए ये 5 से डिवाइड होगा। तो सर यहाँ पे 1,20,000 जो है वो 5 से डिवाइड होगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 24,000 का वो प्रीमियम क्लेम कर सकता है। तो सेकंड का आंसर होगा सी, ठीक है बच्चा। चलिए जी, हार्दिक चाहता है कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में पे करे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या कौन कौन सा आंसर कर दिया, आरएफए भी कर दिया, डिडक्शन भी कर दिया, कार परक्यूजिट भी कर दिया। अब वो कह रहा है कि कौन सा बेनिफिशियल होगा। तो एक काम करता हूं, पहले मैं न्यू टैक्स रिजीम में आंसर निकालता हूं, ओल्ड टैक्स रिजीम में आंसर निकालता हूं, जो भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो आंसर हो जाएगा। चलो मेरे को सब लोग बताएंगे व्हाट इज द बेसिक पे। 4,27,000, 4,27,000। व्हाट इज द डीए, 1,70,800 इज द डीए, हो गया। इसके बाद में व्हाट इज द परक्यूजिट ऑफ आरएफए, 30,000, 30,000 इज द परक्यूजिट ऑफ आरएफए, ठीक है। इसके बाद में व्हाट इज द परक्यूजिट ऑफ कार, 1,40,000 इज द परक्यूजिट ऑफ कार, ठीक है। तो ये आंसर आ गया बेटा 767,800। इसमें से माइनस होगा 75,000, 75,000 रुपये माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आंसर आ गया 692,800, ठीक है। ये तो हो गया न्यू टैक्स रिजीम। अब करते हैं बेटा ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में बेसिक पे सेम रहेगी, डीए सेम रहेगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन सेम रहेगा, कार सेम रहेगा, ठीक है, ये तो सेम रहेगा बेटा। इसके बाद में आपको एक तो 24,000 रुपये इसके मिल जाएंगे 80D के, 1.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे पीएफ के। तो मेरा आंसर आ रहा है बेटा 5,93,800। अब बेटा मैं टैक्स निकालूं या ना निकालूं, मुझे पता है न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में मेरी इनकम 7 लाख से कम हो रही है, और अगर मेरी इनकम 7 लाख से कम हो रही है इसका मतलब क्या हो गया, जीरो टैक्स। सर जीरो टैक्स, नहीं, करेक्ट, फोर्थ इज द करेक्ट। सर उसको एक्सेस शिफ्ट आउट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका न्यू टैक्स रिजीम में आंसर जीरो आ रहा है। चलो आंसर मैच कर लेते हैं, डी सी डी डी, डी सी डी डी, डी सी डी डी, डी सी डी डी, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में तो आंसर आ रहा है जीरो, और ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम आ रही है 5,48,800। अपनी भी यही आई थी क्या, 543। अच्छा अपन ने 50,000 रुपये का क्या नहीं दिया बेटा, अपन ने कोई तो गलती की है, 50,000 रुपये का, 50,000, अरे स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन देना भूल गए ना। तो
तो आंसर आएगा 5,43,800। तो 5,43,800, तो 5,43,800 पे भी मेरा टैक्स ज़्यादा ही बन रहा है। 5,43,800 पे मेरा जो टैक्स है वो ज़्यादा ही बन रहा है, इसलिए मेरे लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल है। चलें आगे, केस सिनेरियो नंबर 6 पे चल रहे हैं बेटा। केस सिनेरियो नंबर 6 बहुत प्यारा केस सिनेरियो है। क्या है सर? अनन्या गुप्ता, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लिव्स विद हर फैमिली। चलो एक काम करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अनन्या? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस। पहली रिक्वायरमेंट है रेजिडेंशियल स्टेटस। अब करते हैं बेटा दूसरी रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? मिस अनन्या गुप्ता कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील रिटर्न, नील एनुअल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ। तो आपको ये बताना है कि नील एनुअल वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में वो क्लेम कर सकती है। नील एनुअल वैल्यू बतानी है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी की नील एनुअल वैल्यू ले सकती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द इनकम चार्जेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी? हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम बतानी है। हाउस प्रॉपर्टी हेड की आपको इनकम बतानी है। अगला क्या है? अज्यूमिंग फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अलोन, अनन्या गुप्ता हैज लेट आउट हर फ्लैट इन न्यूयॉर्क ड्यूरिंग द 6 month when she was in India for a sum of rupees 6,000 per month dollar, sum of dollar 6,000 per month. Such rent was received in the bank account on New York, then remitted to India through banking channel. What would be the income under head house property? यानी कि बेटा फोर्थ में आपको ये बताना है कि अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है, अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या इनकम होगी। ये अपने 4 रिक्वायरमेंट है बेटा। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ओके, अनन्या गुप्ता इंडिया की सिटीजन है, लिव्स विद हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस द ईयर 2000, यानी कि न्यूयॉर्क में रहती है बहुत पहले से। सी विजिटेड इंडिया ऑन 21st of March टू 28th of September टू टेक केयर ऑफ हर एलिंग मदर। चलो पहले तो हम इसका स्टे इन इंडिया निकालते हैं। मार्च तो छोड़ दो, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन और सितंबर के 28 दिन। 181 डेज आ रहा है बेटा। अगर 181 डेज आ रहा है तो ये लीव्स आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, विजिट इंडिया, तो उस केस में केवल पहली कंडीशन देखनी है, यानी कि 182 डेज की कंडीशन देखनी है और उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। लेकिन बेटा यहाँ पे एक और प्रोविजन है, अगर वो इंडिया के बाहर रहती है और इंडिया में आती है 120 डेज से ज़्यादा और पिछले सालों में 365 दिन से ज़्यादा, 4 सालों में, तो वो रेजिडेंट बन सकती है। तो पिछले सालों का भी एक बार देखते हैं, इंडियन इनकम के अकॉर्डिंग वो रेजिडेंट बन सकती है। इन द लास्ट 4 years सी हैज़ बिन विजिटिंग इंडिया फॉर 100 days पर ईयर टू बी हर मदर, टू बी विद हर मदर। तो यानी कि पिछले 4 सालों में ये 400 दिन इंडिया में है। तो अब बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो भी सकता है रेजिडेंट बन जाए, हो भी सकता है ये रेजिडेंट बन जाए। कि माना ये सेकंड कंडीशन तो नहीं देखी जाएगी, लेकिन अगर इसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, अगर इसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो ये सेकंड कंडीशन 120 डेज वाली में फंस सकती है। चलो पहले इसकी इंडियन इनकम निकालनी पड़ेगी, इसकी इंडियन इनकम निकालनी पड़ेगी बेटा। इसकी इंडियन इनकम निकालनी पड़ेगी। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं बेटा। सी ओन्स एन अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क विच इज़ बीइंग यूज्ड एज हर रेजिडेंस। वो न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट यूज़ करती है जो कि उसका रेजिडेंस है। द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस इज़ $32,000 पर एनम। $32,000 का इसका एक्सपेक्टेड रेंट है। द वैल्यू ऑफ $1 इज़ 75 रुपीज़। म्यूनिसिपल टैक्स पेड इन न्यूयॉर्क इज़ $2,000। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। ये तो इसका सेल्फ ऑक्यूपेशन का ही है, तो इसमें तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ मायने है। आगे चलते हैं। सी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ हर हाउस इन न्यू दिल्ली ऑन 25th of March, यानी पिछले साल, फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। न्यू दिल्ली में उसने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए एक घर खरीदा वाइल सी इज इन इंडिया। ठीक है। द म्यूनिसिपल वैल्यू इज 4,20,000, फेयर रेंट इज 4,50,000। सी पेड property tax of 22,000 in Delhi Municipal Corporation
ऑन 21st of March, यानी कि विद इन द ईयर, शी हैड टेकन अ लोन ऑफ 16 lakh at the rate of 10% per annum from IDBI Bank on 1st of April 2020 for constructing this house, and the construction got completed on 20th of March. ओके, ठीक है, इस घर के लिए इसने लोन भी लिया हुआ है, ठीक है, जो जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 20 मार्च को, यानी कि पिछले साल. नो अमाउंट हैज बीन पेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल रीपेमेंट सो फार. द हाउस इज वेकेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. अक्टूबर से लेके मार्च तक ये वेकेंट है, क्योंकि बेटा ये 21 मार्च को आई थी, तो सितंबर तक तो ये इंडिया में रुकी, उसके बाद में बेटा ये घर पूरा का पूरा वेकेंट है, ठीक है बच्चा. She had a house property in Mumbai as well. Which was sold on, अरे बढ़िया, which was sold on 28th of March 2024. In respect of this house, she received arrears of rent of 3 lakh on 4th of February 2025. This amount has not been charged to tax earlier. She does not have any income under any other head. Ananya wants to exercise the option of shift out of default tax regime. यानी कि बेटा ये ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहती है, ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहती है. अब बच्चा एक चीज़ ध्यान से सुनना, पहली बात तो ये कि इसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, ये तो साफ साफ दिख रहा है. इसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो न्यूयॉर्क वाला घर है वो भी रेजिडेंस के लिए है, और जो दिल्ली वाला घर है वो भी रेजिडेंस के लिए है, वो भी बेटा रेजिडेंस के लिए है. एंड जो मुंबई वाला घर है वो ऑलरेडी बेच चुकी. तो प्रीवियस ईयर 24-25 में उसके पास केवल 2 ही घर थे. जब प्रीवियस ईयर 24-25 में 2 ही घर थे, तो दोनों के लिए ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट ले सकती है. तो इसकी इनकम कुछ भी नहीं है, इसकी इनकम कुछ भी नहीं है. बाहर ये क्या बोलते हैं, सेटल्ड है. अगर बाहर सेटल्ड है तो इसको केवल फर्स्ट कंडीशन देखनी है. तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए डी, नॉन रेजिडेंट. देखते हैं आंसर क्या है. नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट है. क्यों नॉन रेजिडेंट है बेटा? क्योंकि ये बाहर सेटल्ड है और इसकी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको सेकंड कंडीशन भी नहीं लगेगी, तो केवल फर्स्ट कंडीशन देखनी है, इसलिए ये नॉन रेजिडेंट हो गई. चलो अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? नील एनुअल वैल्यू कौन से घर के लिए ले सकती है? दोनों घर के लिए ले सकती है, दोनों घर के लिए ले सकती है सर. नील एनुअल वैल्यू कौन से घर के लिए ले सकती है? दोनों के लिए ले सकती है. तो सर बोथ डी आंसर होगा. सेकंड का, अरे एक सेकंड रुकना बच्चा. अच्छा, ओहो, ये तो बहुत ही प्यारा आंसर है. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. बहुत ही प्यारा आंसर है, बहुत ही प्यारा आंसर. इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा. क्या आंसर है? क्योंकि अनन्या का स्टेटस नॉन रेजिडेंट है. क्योंकि अनन्या का स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, तो जो इसका न्यूयॉर्क वाला घर है उसकी इनकम तो इंडिया में टैक्स ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया है. तो क्योंकि वो अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया है, उसकी इंडिया में इनकम टैक्स ही नहीं हो सकती, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि उसकी एनएवी 0 होगी या कुछ अमाउंट होगी. सर ये सवाल ही नहीं उठता, इसलिए केवल दिल्ली के घर का वो एनएवी नील ले सकती है. कितना प्यारा आंसर है सर, बहुत ही प्यारा आंसर है सर. इसमें ए और डी में कंफ्यूजन होना बिल्कुल लाजमी है, तो प्लीज़ इसको एग्जाम में इंपॉर्टेंट मार्क करो. सिंस अनन्या गुप्ता is a non-resident, income which is accrued arise outside India will not be taxed. Accordingly, her apartment in New York would not fall under the scope of total income. यानी कि उसको केवल वो इनकम टैक्स होगी जो अक्रू अराइज इन इंडिया, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है. अब क्योंकि जो न्यूयॉर्क वाला घर है वो यहाँ पे अक्रू अराइज नहीं हो रही है इनकम, इसलिए उसकी नील एनएवी नहीं ले सकते. बहुत ही प्यारा आंसर है सर. सेकंड को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा. थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन था हाउस प्रॉपर्टी की इनकम. तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी में तो लॉस ही आएगा, क्योंकि बेटा ये नॉन रेजिडेंट है. अगर नॉन रेजिडेंट है तो ये केवल दिल्ली वाले घर का ले सकती है,
तो दिल्ली वाले घर का हम लॉस निकाल लेते हैं। लॉस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिएगा बेटा, अच्छा हाँ, ये एरियर की इनकम भी है, एरियर की इनकम भी है, ये भी ध्यान रखना। तो सर पहले तो मैं लोन का इंटरेस्ट निकालता हूँ। तो लोन का इंटरेस्ट कैसे निकालूं बेटा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 20 मार्च 2024 को, तो प्रायर पीरियड क्या होगा, प्रायर पीरियड होगा 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 अप्रैल 2020 से लेके प्रायर पीरियड होगा 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 क्यों होगा, क्योंकि 24 में तो घर ही बन गया। तो पहले प्रायर पीरियड इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल का प्रायर पीरियड हो गया। तो 16 लाख इंटू 10% इंटू 3, तो ये आ गया बेटा प्रायर पीरियड आ गया 4,80,000। इसको मैं करूँगा 5 से डिवाइडेड बाय 5, तो 96,000 आ गया मेरा प्रायर पीरियड। 96,000 प्रायर पीरियड आ गया, और करंट ईयर का तो 1,60,000 है ही, तो टोटल हो गया बेटा 2,56,000। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में केवल 2 लाख का ही इंटरेस्ट अलाउड है, इसलिए आंसर होगा 2 लाख। ठीक है बच्चा, एंड 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 हाँ ठीक है, परफेक्ट है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा 3 लाख रुपए का एरियर भी मिला है। तो 3 लाख माइनस 30% माइनस 2 लाख, तो 10,000 रुपए का मेरा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, डी इनकम आ रही है मेरी। आपकी भी यही आ रही है क्या, करेक्ट है बेटा, डी इनकम आ रही है। रीजन आप देख लेना, मैंने आपको बता भी दिया, डी इनकम आ रही है बेटा। अब चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ में पूछा था, अज्यूमिंग दैट इन द अबो क्वेश्चन, उसका जो न्यूयॉर्क वाला घर है लेट आउट है, और वो जो रेंट रिसीव कर रही है वो न्यूयॉर्क में रिसीव कर रही है, उसके बाद इंडिया में रेमिट हो रहा है। तो सर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया है। तो सर फिर भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ए ही होगी, यानी कि इसका आंसर आएगा ए। क्यों, क्योंकि रेंटल इनकम आउटसाइड इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अनन्या। तो आंसर इसका डी ए ही आएगा, यानी कि 10,000 ही आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था सर, मुझे इसका सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, बाकी तो सब तुच्चा ही था। सेकंड क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, एंड मेरे साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है ना, अगर हो रही है तो एक बड़े वाला कमेंट करके बताइएगा कि यस सर, आपके साथ साथ हमारी भी प्रैक्टिस हो रही है। प्लस इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को डीटी की, जीएसटी की कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ भी अपलोड की गई है। आप इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर जाना। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको डीटी और जीएसटी की कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ भी मिल जाने वाली है। इतना ही नहीं, जीएसटी के अमेंडमेंट्स, डीटी के अमेंडमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू हम 1 मिनट में सोल्व कर रहे हैं, वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स में मिल जाएगा। तो इस यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स भी जरूर रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका अपना दोस्त सी आकाश बंसल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। इस बार हमें पास करना ही है, अब की बार आखिरी बार। थैंक यू वेरी मच।